नमस्कार। हम इस एपिसोड के तीसरे पार्ट में आए हैं। मुझे लगता है कि मसराम सर से कितनी भी बातें करें तो भी कम ही है। हम लोगों को मसराम सर के बारे में जानना है तो और कितने एपिसोड लेना पड़ेगा, तो भी हम लिमिटेशन में करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हम 2 एपिसोड से देख रहे हैं कि उनकी पूरी लाइफ की जर्नी है, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन ये बहुत बड़ा है, जो हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को भी काम में आने वाला है। उसके साथ में टीचर्स को भी कुछ मार्गदर्शक तत्व बताने वाला है। तो मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ सर। हम पिछले ही एपिसोड से एक कंटिन्यूएशन में डिस्कशन जारी करेंगे, जो हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से टीचर्स ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। पर जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं 1-2 बार जैसे विद्यापीठ में जाती हूँ तो वो तुरंत मुझे पूछते हैं कि आप मसराम सर के कॉलेज के हैं क्या। त्रिपुड़ी कॉलेज के यदि नाम बताया जाता है तो पहला नाम डॉक्टर दीपक मसराम सर, ऐसा वो बोलते हैं। तो विद्यापीठ में आप सुपरिचित ही है, तो आपने विद्यापीठ में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है, कहाँ कौन सी जिम्मेदारियाँ संभाली है, जिसके हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप प्लीज इसके बारे में बताइए। एक ऐसा रहा कि इस प्रोफेशनल लाइफ में जैसा जैसा आप सीनियर होते जाते हैं, वैसा वैसा आप फील्ड में सक्रिय होते हैं, और उसी तरह से काफ़ी विद्यापीठ के सिलेक्शन कमिटीज में आपका सिलेक्शन होता है। वहाँ पर जाने के बाद आप उस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जो आया था कि जब उस वक्त यानी सोशल वर्क कॉलेजेस में पीजी टीचर काफ़ी गिने चुने थे, तो उसमें मैं एक पीजी टीचर करके था। तो 2005 की बात है कि पीजी टीचर का एक कैटेगरी सीनेट सिलेक्शन में था। सीनेट इलेक्शन जो नागपुर विद्यापीठ का जो था, तो उस कैटेगरी से यानी इलेक्शन ये मेरा कभी यानी पैशन रहा ही नहीं किया तो उस तरफ देखने का। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। एक कमेटी पर आए थे कि दीपक बोले आप थोड़ा इस फील्ड में भी आइए। डायरेक्ट इस तरह का ही था कि सर बोला मैं इसके बारे में कभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन आप आइए। तो वो एक ट्रिगर रहा और मैं वो पीजी टीचर्स कैटेगरी से मैं इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शन में यानी 7 कैंडिडेट्स थे। 7 कैंडिडेट्स में और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी का जो पैनल था उनके साथ में मैं इलेक्ट हुआ। वो पहला मेरा प्रोफेशनल लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ पर मैं सीनेट में 2005 से लेकर के 2010 तक मैं सीनेट में रहा। काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछने का अनुभव, किस तरह से उसको जवाब दिया जाता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसका प्रशिक्षण वहाँ पर वो 5 साल के दौरान मिला। और मुझे आज भी बताते हुए खुशी होगी कि मेरे 3 जो क्वेश्चन हैं जिसका एक रिफ्लेक्शन यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लिखा है कि यूनिवर्सिटी का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो मेरे क्वेश्चन के बाद लिया हुआ वो एक्शन था, क्योंकि एक्सटेंशन भी हमारा फोकस ही था। तो वो रिसर्च और ये डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पर यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया। रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ गाइडलाइंस बनाने के बारे में मेरा जो क्वेश्चन था, वो गाइडलाइंस 6 महीने के बाद चेंज की गई थी, और उसका भी मुझे काफ़ी यानी नया एक अनुभव, वो 5 साल के सीनेट मेंबर करके। और उसी के बाद मुझे अभी भी याद आ रहा है कि दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मुझे प्लानिंग बोर्ड में लिया गया एज अ मेंबर करके, और वही अनुभव के आधार पर तो वहाँ पर मैंने 3 साल सर्व किए।
और उसके बाद YCMOU यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी नासिक का, वहाँ के एकेडमिक काउंसिल में मेरा नॉमिनेशन हुआ और ये प्रोग्रेस, और फिर कुछ सालों के बाद ये अमरावती यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है और नागपुर विद्यापीठ का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, एक स्पेशल टास्क कमेटी गोंडवाना यूनिवर्सिटी का था, वहाँ के कमेटी का अनुभव काफ़ी अलग रहा। यहाँ के जो एग्ज़ाम सेक्शन है उसका अलग ही यानी पूरा काम है। नागपुर विद्यापीठ में काफ़ी लोग बोलते हैं कि साल भर ये एग्ज़ाम लेने वाली यूनिवर्सिटी हो गई है, लेकिन उसके स्पेशल टास्क कमेटी में मैं रहना और वहाँ पर काम करना, और मुझे याद आ रहा है कि वो जो भी कोरोना का पीरियड था, वो पीरियड में अल्टीमेटली यानी सिंगल हैंडेडली वो पूरा ऑनलाइन का टास्क मैंने कैसे पूरा किया। लेकिन यूनिवर्सिटी के जो COE है उनके फ़ोन या तो डिप्टी CEO के फ़ोन हरदम कि मसराम ऐसा हमें करना है, 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, बस इस तरह के ऑर्डर होते थे। और लेकिन उस सिचुएशन में भी ऑनलाइन का जो सिस्टम था उसको भी मैंने कभी उनको लेट डाउन नहीं किया, और वो एक स्पेशल टास्क कमेटी का भी एक काम काफ़ी सक्सेसफुली पूरा किया है। ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये काफ़ी मैंने मुझे याद आ रहे जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम देखते हैं ना, अदर विद्यापीठ में ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुए उसमें बहुत सारे इश्यूज आए, पर हमारे यहाँ पे नागपुर विद्यापीठ में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्वेरीज नहीं कि एग्जामिनेशन का कोई चांस नहीं। इस तरीके से बहुत सिस्टमैटिकली हुआ। उसका क्रेडिट जैसे यूनिवर्सिटी को जाता है, वैसे जो टास्क फोर्स कमेटी है जिन्होंने इसमें काम किया उनको भी जाता है। ये सही में एक अभिनंदनीय है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में आपने कंप्यूटर का कोर्स किया, रिफ्रेशर कोर्स, उसका फायदा आपको जरूर इसके प्लानिंग में हुआ होगा। यही यानी कहीं ना कहीं किसी चीज का कनेक्शन होता ही है। ये आपके ये एक्सपीरियंस के आधार पर नॉलेज वेस्ट नहीं होता, उसका एक अनुभव अपने कब उसका अपने को उपयोग होगा या हम उसको यूज कर पाएंगे या हम अभी नहीं बता सकते, जो आपके एक्सपीरियंस से अभी महसूस हो रहा है। मुझे ये एक और बोलना है कि जैसे हम सोशल वर्क वाले अलग अलग NGO के साथ या संगठना के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा बाय नेचर ही हम सोशल विचार करने वाले, सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात करने वाले रहते हैं। तो आपका ऐसे किसी संगठना के साथ या संस्था के साथ कुछ है कंट्रीब्यूशन, या उसमें कुछ आप लीड रोल कर रहे हैं? एक और अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम जब प्रोफेशनल सोशल वर्क को पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, तो हम विद्यार्थियों को प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम उनको बताते हैं। उसमें से एक है कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बात को मद्देनजर रखते हुए एक मेरा इंक्लिनेशन उस और भी गया कि जहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए, और वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो देखा जाए तो आपको प्रोफेशन को आगे ले जाने का एक रास्ता है, और उस तरह से देखते हैं। तो मेरा पहला जो एनकाउंटर हुआ, देशमुख समान काफ़ी बड़ी हस्ती जिनसे संपर्क आया, काफ़ी बार उनसे जो सुनने को मिलता था वो एक सही में ट्रीट था। यानी वो मराठीत ज्यादा आपण चालती बोलती विद्यापीठ आपण म्हणतो कि वो एक यूनिवर्सिटी ही थी नॉलेज के बारे में। बहुत बार आपको सुनने से भी आपका ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो बीटी देशमुख जो नोटा ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते थे, आंदोलन करते थे, तो वो एक मेरा अनुभव एक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी रहा। उसके बाद फिर विद्यापीठ शिक्षण मंच जो काफी सक्रिय एक विद्यापीठ, मैं आइडियोलॉजी एज सच बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सक्रिय एक ऑर्गेनाइजेशन है विद्यापीठ शिक्षण मंच। बहुत से विषयों पर वो परिसंवाद लेते हैं, नॉलेज सेशन लेते हैं। वो मुझे इतना भाया है कि जहाँ पर मैं उनसे जुड़ा और जुड़ने के बाद काफ़ी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया
उसके बाद फिर मैं साथ ही साथ हमारा जो मास्वे है महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हुई। जहाँ जहाँ भी मैं पूरे देश भर में मैं गया, वहाँ पर विदाउट फेल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, वो है मास्वे। नेशनल लेवल पर जितने भी सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यानी करते थे, लेकिन डिफरेंट एज सच वो काम करती थी। लेकिन एक मास्वे ऑर्गेनाइजेशन है कि जो काफी एक्टिव, और अंबादास जी मोहिते सर, इनके मार्गदर्शन में इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे लाइफ में जो बदलाव किया वो अनकम्पेरेबल है। यानी आप सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा बदलाव हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। ये सिर्फ हमारे हक के लिए लड़ती नहीं है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक, इस नॉलेज डेवलपमेंट के लिए भी ये मास्वे काफी कुछ काम करती हैं। हमने तो मैं उनका नाम और से एक बार लूंगा, अंबादास जी मोहिते, इन्होंने जो हमारे लाइफ में ये कंट्रीब्यूट इस तरह से किया ना, शायद मेरे इमेजिनेशन से काफी परे है। और ऐसा ही काम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अंबादास जी का एक युवक बिरादरी का मैं यहाँ पे मैं टच करना चाहूंगा कि युवक बिरादरी में यानी यहाँ आने से पहले मैं युवक बिरादरी में था, वहां पर भी अंबादास जी थे। उसके बाद फिर नागपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल था, उसके वो चेयरमैन थे, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पर। और जो माहौल उन्होंने नागपुर विद्यापीठ में क्रिएट किया, और हमारी वानर सेना उनके साथ होती थी, ओके, लीड करना अंबादास मोहिते जी ने, और हम उनके साथ काम करना, जैसा आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन वो भी एक आपके नई बातें सीखने के लिए, जब आप ऑब्जर्व करते किसी व्यक्ति को तो बहुत कुछ नई बातें सीखते। तो अंबादास मोहिते जी को मैं यहाँ से नमन करता हूँ, जहाँ कहीं भी हो वो अच्छे रहे, ऐसा ही वो लीड करे। तो ये प्रोफेशनल लाइफ का, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, जरूर ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और चौथा जो ज्वाइन हुआ नैप्सी के बारे में नेशनल लेवल पर। ये इनका जो नेशनल लेवल पर जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर प्रोफेशनल को मैं बता रहा हूँ, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इनको मैं पक्का मैं बता रहा हूँ कि हर साल इनका एक जो नेशनल कांग्रेस होता है, सोशल वर्क कांग्रेस, इसको अटेंड पक्का करे ना। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव आए तो आप सही में वो आपको बदलाव ध्यान में ही आएगा। तो ऐसे 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ पे साथ में कुछ टक्कर जुड़ा हुआ है। आपका जैसे विद्यार्थियों के, छात्रों के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। इस एपिसोड में उनका ही एक रिक्वेस्ट था कि हम सर के साथ बात करें। तो मैं कुश को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके मन में जो सवाल है वो सर के साथ पूछे और बात करें। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले जो सोशल वर्क था और अभी जो सोशल वर्क है, उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ मुझे लगता है कि बेसिक्स कभी बदलते नहीं, और हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज बेस जो है ना सोशल वर्क का, हम सदियों से देख रहे हैं कि वो उसी तरह से चलते आ रहे हैं। एक मुख्य बदलाव मुझे जो ध्यान में आ रहा है ना, कि पहले प्रैक्टिकल का पार्ट बहुत फेयरफुली आगे जाता था, ओके, यानी फील्ड वर्क करना करके करना नहीं, ऐसा यानी पढ़ जाते थे पीछे। यहाँ पर हमें क्लासेस भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट लगता था, लेकिन उससे ज्यादा कोई टीचर सुपरविजन के लिए आए ना आए, हमारा वो सेल्फ स्टार्ट इंजन जो शुरू होता था ना, रुकता ही नहीं था। और हमें याद आ रहा है अभी कि उसका मैं अनुभव आपको बता रहा हूँ कि मैडम को भी पता होगा कि यहाँ से बोरगांव और बोरगांव के आगे काटोल के करीब, यहाँ से हमारे तो फील्ड वर्क के जो 11 नंबर की बस जाती थी यहाँ से, यानी पैदल, तो वहां पर फील्ड घंटों का कोई मतलब ही नहीं था। अभी जो हम आपको बताते हैं ना कि 15 घंटों का ही आपका, हाँ, वो तो मामला ही नहीं था। बताए ना बताए 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे वहां पे रह करके सेकंड डे कंटिन्यू करना,
कोई टीचर बताता नहीं था। इतना करने के बावजूद भी दूसरे दिन हमें वो एक तो डांट पड़ती थी या तो रिपोर्ट में वो रेड इस तरह का अनुभव था। तो ऐसे गर्म होकर के हम निकलते थे। आप सोचिए कि वो हम कैसे सिचुएशन से बने हैं। तो आप जो बदलाव जो पूछ रहे हैं ना, उस वक्त का और अभी में क्या बदलाव है, अभी क्या हो रहा है उसमें मैं भी हूँ, ठीक है। वो पोर्शन कंप्लीट करने के लिए ओरिएंटेशन हम दिल झोंक करके आपको बता रहे ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन जो 2 जनरेशन में जो बदलाव आया है कि हमने वो पीछे के अनुभव बताना आज के जनरेशन को वो अच्छा नहीं लगता। क्या अपने बारे में बता रहे हैं, पिछला बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडिंग जो रहा नहीं इतना मजबूत, उसमें वो अनुभवों का बहुत बहुत हाथ है। मैडम का भी अनुभव वही है कि जो फील्ड वर्क हमने किया ना, दिल से किया, दिल के गहराई से किया हमने। मार्क्स के लिए कभी हमको तो मार्क्स याद ही नहीं रहते थे कि ये मिलते भी नहीं थे। आज वो जो तो छोड़ो, मिलते भी नहीं थे। वो तो छोड़ो, 65 देने हाईएस्ट मार्क्स सबको। यानी वो उतना भी मिल रहा है, बहुत हो गया। तो अभी तो खैरात बटे समान होती है और उसके बावजूद भी जो लर्निंग है ना, उसके बारे में अभी भी दिल में टीस है कि वो बात नहीं आ रही है। वो मुझे तो लगता है ये बदलाव जरूर मैं बताना चाहूँगा। सर आप जैसे टीचिंग फैकल्टी में आप ज्वाइन हुए, सर आपको क्या मोटिवेट करता है कि एज ए टीचिंग फैकल्टी में कॉलेज में आऊँ, बच्चों को गाइड करूँ? आपको क्या ऐसी मोटिवेशन मिलती है? मैं टीचिंग की मोटिवेशन या क्लास के अंदर जाने की मोटिवेशन? भाई क्लास नहीं, ये क्वेश्चन आपने पूछा तो मैं खुल करके जवाब दे देता हूँ कि हम टीचर में जैसा जैसा हमारा एज बढ़ता है, बहुत बार बोलते हैं कि नहीं वो रिटायरमेंट की लाइफ, अभी लाइफ में कुछ रहा नहीं, लेकिन कॉलेज के टीचर्स यानी हर वक्त जवान रहते हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है आप लोग, आपका जो उत्साह है ना, आप विद्यार्थियों में जो करने की जो ललक रहती है, वो देखकर कि हमारा जो फ्यूल होता है ना, ईंधन जो बोलते हैं, वो आप विद्यार्थी, ठीक है। आप हमें आउटपुट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन उसी कारण से हमें ना ऐसा हर वक्त लगता है मुझे क्लास में जाना है, क्लास में खड़ा रहना है, मेरे अनुभव इनके साथ शेयर करना है। आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 50 से तो 1 घंटा वहाँ पे जाकर के ही आना है, ठीक है ना। और टाइम हो जाने के बावजूद भी और वही अनुभव आपके साथ शेयर करने की एक ललक हर वक्त रहती है। छुट्टियाँ कम, हाँ इस बार मेरी छुट्टियाँ हो रही है ज़्यादा, इसका रीजन हम आपको भी बताएंगे क्यों। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के साथ रहना, उनके साथ वो माहौल में रहना अभी भी मुझे काफ़ी यंग फील होता है। वो बस आप लोगों को बताता हूँ। सर एक छोटा सा गेम खेलते हैं, मैं एक आपको कोई पॉइंट बताता हूँ, आप उसमें तुरंत आपको जो स्ट्राइक होता है वो आप बताइए सर। अच्छा जी, यानी कुछ व्यक्तियों के बारे में है कि कोई भी नॉर्मल? अच्छा, जैसा स्टार्ट करते हैं नागपुर। काफी दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, लेकिन नागपुर के बगैर और कहीं पर भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। प्रोफेशनल सोशल वर्क? प्रोफेशनल सोशल वर्क ये आपके जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। वो शायद आप में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपने खुद को जिया है। हाँ, ये फॉर्चुनेट है कि आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो। तिरपुड़े मेरे लाइफ का वो भी एक अभिन्न एक अंग है कि ये नहीं होता तो शायद मैं आज जो हूँ वो शायद बिल्कुल ही नहीं होता। मैं आखिरी आपको सवाल पूछूंगी। ये पूरे जो आपका पूरा जर्नी रहा है 36 इयर्स का, तो आपको ये प्रोफेशनल सोशल वर्क में कौन से तरीके की लिमिटेशंस महसूस होती है? पूरे ओके, मर्यादाएं, हाँ मर्यादा आपको लगते हैं क्या है क्या? नहीं एक आप सभी यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं सभी को फील हो रहा है कि जो सोशल वर्क कॉलेजेस का नंबर यहाँ पर जो बढ़ा है हमारे नागपुर में, विदर्भ में, नागपुर यूनिवर्सिटी में,
वो काफ़ी बड़ा एक लिमिटेशन इस प्रोफेशन के लिए है। कल ही एक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के जो फैकल्टी आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने पहले से ही सुना है कि सबसे ज़्यादा सोशल वर्क के कॉलेजेस अपने विदर्भ में हैं। तो एक लिमिटेशन, यानी मैं विद्यार्थियों के माध्यम से वो देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट जिस तरह से होना चाहिए, वो मशरूमिंग ग्रोथ की बात करते हैं, उसके कारण ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन आई है। नंबर 2 कि जब हम क्वालिटी बेंचमार्क को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कॉलेज तो ऑटोनोमस कॉलेज है, सीपी हमारे कॉलेज को मिला है, यानी बाकी कॉलेज से काफ़ी अलग ओहदे पर हमारा त्रिपुरी कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी जब विद्यार्थियों के तरफ से A+ ग्रेड हमारे महाविद्यालय पे है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम क्वालिटी पैरामीटर्स पर हम देना चाहते हैं विद्यार्थियों को, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करने की नौबत आ जाती है कि जो अभी जो बदलाव आया है कि अटेंडेंस के बारे में, फील्ड वर्क के बारे में, वो इंटेंसिफाई करने की बात है, इंटेंसली वो फॉलो करने की बात है। वो जो बदलाव है तो वो लिमिटेशन इसी के कारण है कि विद्यार्थियों को आजकल शॉर्टकट्स चाहिए, कम से कम समय में उनको डिग्री चाहिए। बाकी ये सोशल सेक्टर में हम यहाँ पर आए हैं तो ये कुछ क्वालिटी स्किल लेकर के हम बाहर निकले। आज भी जब कोई जॉब मार्केट से आती है कि हमारे प्रिंसिपल मैडम को फोन आते होंगे, आपको आते हैं, मुझे आते हैं कि सब कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भेजो। ओके, हर साल 60 स्टूडेंट निकलते हैं, और लेकिन ये वर्ड होता ही होता है, कुछ अच्छे स्टूडेंट भेजो। तो हमारे दिमाग में 1 या 2 स्टूडेंट के बगैर और किसी के नाम आते ही नहीं। ये लिमिटेशन पक्का है, ठीक है, मैं खुल करके बात कर रहा हूँ। और ये लिमिटेशन ना हम भरकस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के तरफ से भी, यानी उस तरह का मैचिंग एक गिव एंड टेक का यदि रहा तो मुझे लगता है ये लिमिटेशन भी हम दूर कर पाएंगे, इनसे बाहर पक्का आएंगे हम, ऐसा तो विश्वास जरूर है। ओके, थैंक यू सर। आज इस एपिसोड में सर ने हमारे साथ में बहुत सारी बातें की। गत 3 एपिसोड से हम सर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। सर के जीवन में किस तरीके से बदलाव आया, उनके मोटिवेशंस क्या रहे, उनके पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस हमको पता चले, उनका सोशल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हमको पता चला, और उनका परसेप्शन टुवर्ड्स द प्रोफेशनल सोशल वर्क क्या है वो भी उन्होंने हमारे साथ में साझा किया है। उसके साथ विद्यार्थियों को उन्होंने इनडायरेक्ट वे से आह्वान भी किया है कि उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ना है, तभी ये प्रोफेशनल सोशल वर्क, ये जो कोर्स है, समाज में एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकता है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो है वो विद्यार्थियों से ही समाज में आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है। कितने भी टीचर्स बहुत अच्छे रहे पर विद्यार्थी उस तरीके से नहीं निकलेंगे तो कोई भी कोर्स समाज में सोशल अप्रूवल के तौर पर नहीं जाता है। तो ये सभी चीज़ों को सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ साझा किया, उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर अभी 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, इसलिए उनके साथ बहुत बात करनी है। शायद हो सकता है अलग विषय को लेते हुए भी हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। पर सबको भावी आयुष्य के लिए, आने वाली पूरे जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यार्थियों की तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से मैं देकर इस चर्चा सत्र को यहाँ पे समापन करती हूँ। धन्यवाद।